Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope that you are fine. And today's our topic about the Anti-Terrorism Act 1997. So आज हम डिस्कस करेंगे द एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 को कि ये वजूद में क्यों आया। ऑलरेडी इवन दो हमारे पास जो लॉ मौजूद थे, पीपीसी था, कॉन्ट्रैक्ट्स, पीपीसी के अलावा हमारे पास जो टार्ट्स के पनिशमेंट थे, पीपीसी के पनिशमेंट थे, उसके बावजूद इस एक्ट को लाने का क्या मतलब। तो जब हम जवान हुआ करते बचपन में जब हम सुनते थे कि फ़लाँ बंदे का जो केस चल रहा है वो एंटी टेररिज्म एक्ट में चल रहा है, फ़लाँ बंदे का एंटी टेररिज्म कोर्ट में चल रहा है, तो हम इससे नावाकिफ़ थे। हम यही सोचते थे कि ये कोर्ट्स जो सारे सेम ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 को डिस्कस करेंगे आज। सो लेट्स गो स्टार्ट इट। आज हमारा टॉपिक यही है कि एंटी टेररिज्म एक्ट 9 क्या है, इंसदाद दहशतगर्दी क्या चीज़ है, इंसदाद दहशतगर्दी क्या चीज़ है, आज इस हवाले से बात करेंगे। तो यहाँ पे हम ले चलूँ मैं आपको, आज हम डिस्कस करेंगे इंसदाद दहशतगर्दी के बारे में। तो यहाँ पे मैं ले चलूँ आपको, इसके सबसे पहले मैं आपको बात बताता चलूँ। तो द एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 जो है 20 अगस्त 1997 को ये वजूद में आया और उसके बाद इन्फोर्स भी इट शैल कम इनटू फोर्स हुआ। तो इसी तरह इसके हवाले से बात करें तो इसका जो मेन पर्पस क्या है वो दहशतगर्दी को रोक लेना, किसी चीज़ को रोक लेना। दहशतगर्दी, अब दहशतगर्दी कई किस्म के होते हैं। आओ लेट्स इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इसने बताया कि सिंपल बताया एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 ने कि एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म, कि इसका जो मकसद क्या है, बेसिक पर्पस क्या है, बेसिक मकसद यही है कि ये प्रिवेंट करना टेररिज्म को, दहशतगर्दी को रोक लेना, इसका बेसिक मेन पर्पस यही है। और उसने दूसरी बात कही कि सेक्टेरियन वायलेंस से मुराद क्या होगा कि फ़िरका वाराना, जो एक दूसरे के खिलाफ बोलना, दूसरा फ़िरका तीसरे के खिलाफ, तीसरे फ़िरका चौथे के खिलाफ। इस तरह यहाँ पे जो पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में फ़िरका वारियत चल रहा है, इसको रोकने के लिए भी इन्होंने ये एक्ट में कहा कि सेक्टेरियन वायलेंस जो करते हैं, उसको रोकने के लिए भी ये एक्ट बनाया गया। और उसने तीसरी बात की कि एंड फॉर द स्पीडी ट्रायल ऑफ द हीनियस ऑफेंस, जो कि घिनौना, जो कि गुनाह होते हैं, घिनौना जो कि जुर्म होते हैं, उसको भी रोकने के लिए इसने क्या किया, स्टेप उठाया। ये 3 पॉइंट इसने मेन प्रिएम्बल में कहिए। तो आओ इसको आगे मज़ीद पढ़ते हैं। उसने फिर आगे कहा वेयर एज़ इट इज़ एक्सपीडिएंट टू प्रोवाइड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द टेररिज्म, सेक्टेरियन वायलेंस एंड फॉर द स्पीडी ट्रायल ऑफ द heinous offense and for the matters connect therewith and incident thereto। और उसने दूसरी सिंपल बात यही कही कि अगर ये जो इस तरह के मैटर्स होंगे, इस तरह के वाक़यात होंगे जो कि इसके टेररिस्ट के, इसके टेररिज्म के ज़ुमरे में आते हैं, तो ये उसको डील करेगा। तो उसने आगे बताया कि इट इज़ हेयर बाय इनेक्ट एज़ फॉलोइंग। उसने कहा कि नीचे आओ, नीचे चलते हैं, नीचे क्या बता रहा है। नीचे उसने सेक्शन 1 में बताया कि शॉर्ट टाइटल एंड कमिटमेंट की। तो मैं ये बात पहले भी बता चुका हूँ, जो भी बुक होता है उसके बाद पहले प्रेम्बल की बात करता है और दूसरी बात उसने हमेशा शॉर्ट टाइटल एंड कमिटमेंट और एक्सटेंड की बात करता है। मुझे याद है इस दफ़ा हमने लॉ गेट दिया था, उसने क्यूएसओ का पूछा कि क्यूएसओ में क्या पूछ रहा है, एक्सटेंड और कमिटमेंट और टाइटल की, और एक्सटेंड कमिटमेंट डेफिनेशन की। तो बाद स्टूडेंट्स ने डेफिनेशन का कहा, लेकिन डेफिनेशन नहीं है यहाँ पे। उसने सिंपल बताया शॉर्ट टाइटल एंड कमिटमेंट की ये बात करता है हमेशा, शॉर्ट सेक्शन 1 हो या आर्टिकल 1 हो। तो उसने बताया फिर आगे क्या कहता है कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड द एंटी टेररिज्म एक्ट 1997। इस एक्ट को हम इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट कहेंगे, जो कि 1997 को ये इन्फोर्स हुआ और एप्लीकेबल भी इसी डेट को में भी हुआ। तो यहाँ पे उसने फिर सबसेक्शन 2 1 सबसेक्शन सेक्शन 1 का सबसेक्शन 2 हमें बताता है इट एक्सटेंड्स टू द वोल ऑफ पाकिस्तान। ये इसकी एक्सटेंड कहाँ तक होगी, इसकी एक्सटेंड जो है वोल ऑफ पाकिस्तान हो गई, चाहे बलूचिस्तान हो, पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, जो भी जो पाकिस्तान के टेरिटरी में आते हैं, ये सारे उसकी जो क्या है
वसत वहाँ वहाँ तक होगी जहाँ तक एप्लीकेबल होगा। और उसने तीसरी बात कही सबसेक्शन 3 में कहा, इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, कि इसकी जो मीनिंग क्या है, ये एक लीगल टर्म है। इसने कहा कि ये जल्द ही नाफिजुल अमल होगा, जैसे ही ये एक्ट बना 1997 को, उसके फ़ौरन बाद ये नाफिजुल अमल होगा। अगर यहाँ पे उसने दी होती कि इट शैल कम इनटू फोर्स फ़लाँ डेट, या उसने तारीख लिखी होती, तो उसी तारीख से ये ज़ाहिर एप्लीकेबल होता है, लेकिन यहाँ पे इसने कहा इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, कि ये इसी डेट को ये नाफिजुल अमल होगा। और आपने इसमें हमारा ये जो सीपीसी में उसने आगे डेट बताई है कि उस फ़लाँ डेट से वो इन्फोर्स होगा। यहाँ पे इसने कोई बात नहीं की, ये एंटी टेररिज्म एक्ट ने, इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, कि फ़लाँ डेट से नहीं, कि ये जल्द ही नाफिजुल अमल होगा पूरे पाकिस्तान में। तो उसने फिर आगे उसने कहा कि डेफिनिशन क्लास में उसने कहा कि डेफिनिशन क्लास में इसमें इसने कहा कि डेफिनिशन इन दिस एक्ट, इस एक्ट के मुताबिक, अनलेस देयर इज एनीथिंग इन रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट। उसने सिंपल बताया, ये जो हमारा ये जो नीचे दिए गए सेक्शंस नीचे सब सेक्शंस दिए गए हैं, इनके मतलब यही होंगे डेफिनेशन में, जो इसने एंटी टेररिज्म एक्ट में, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट्स में हम इनका मतलब ये नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ पे को आर्म्ड फोर्स की मतलब ये है, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट्स में हम इसका आर्म्ड फोर्स की मतलब ये नहीं लेंगे, जिस तरह एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 में दी गई है। ठीक है, जैसे जज का मुराद सिविल कोर्ट में कहा है कि जज मीन्स सिविल कोर्ट ऑफ जज, सिर्फ इसके जज का मतलब उसने कहा सिविल इसमें सीपीसी में, लेकिन जज की जो एक्चुअल मीनिंग दूसरे बुक्स में और बताया है, लेकिन सीपीसी ने कहा जो सिविल नेचर के केस को डील करेगा वही, उसको ही हम जज कहेंगे। तो आगे उसने कहा है कि यानी कि इसके मकसद यही होगा, जो नीचे दिए गए सबसेक्शन से डेफिनेशन क्लास में उनकी मीनिंग यही होगा, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट्स में इनकी मीनिंग अलग हो सकती है। तो यहाँ पे इसने कहा आर्म्ड फोर्स से मतलब क्या? आर्म्ड फोर्स का मतलब क्या है, कि इसने कहा मीन्स द मिलिट्री, नेवल एंड द एयर फोर्स ऑफ पाकिस्तान एंड द रिजर्व्स ऑफ द सच फोर्स। उसने कहा कि आर्म्ड फोर्स मतलब होगा कि बहरी और फ़िज़ाई अफ़वाज होगा। बहरी और फ़िज़ाई अफ़वाज होगा आर्म्ड फोर्स का मतलब, नेवी और बहरी और इसका फ़िज़ाई अफ़वाज होगा। आर्म्ड फोर्स से मतलब यही होगा इसका। और उसने और उसने बताया कि सब इसका डेफिनेशन क्लास बी बता रहा है हमें कि सिविल आर्म फोर्स मतलब क्या होगा। सिविल आर्म फोर्स का मतलब होगा कि फ्रंटियर कांस्टेबलरी एंड फ्रंटियर कॉर्प्स, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स, पाकिस्तान रेंजर्स और एनी अदर सिविल आर्म फोर्स नोटिफाइड बाय द फेडरल गवर्नमेंट एज सच। इसने सिंपल बताया कि इसका जो मकसद होगा, जो कि सिविल आर्म फोर्स में ये आएंगे, फ्रंटियर कांस्टेबलरी, फ्रंटियर कॉर्प्स आएंगे, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स आएंगे, पाकिस्तान रेंजर्स और इन अदर सिविल आर्म फोर्स आएंगे, जो कि नोटिफाइड होंगे फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू, जिसे फेडरल गवर्नमेंट थ्रो करेगा इसको, उसके ये नोटिफाइड करेगा फेडरल गवर्नमेंट इनको, ये सिविल में आ जाएंगे, सिविल आर्म फोर्स में आ जाएंगे। कौन कौन से? फ्रंटियर कांस्टेबलरी, फ्रंटियर कॉर्प्स, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स, पाकिस्तान रेंजर्स और एनी सिविल आर्म फोर्स। ठीक है, उसने कोड की फिर सिंपल मायना ली। उसने कहा कोड से मुराद क्या? सब इसका इसके जो सेक्शन 2 का सी हमें बता रहा है कि कोड की मीनिंग क्या होगी। कोड की मीनिंग वही होगी जो कि सिविल प्रोसीजर कोड में दिया गया है। द कोड मीन्स द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। यहाँ पे कोड की मतलब यही बताया कि कोड मीन्स द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। फिर उसने बताया, डी में बताया कि चाइल्ड मीन्स क्या होगा। चाइल्ड से मुराद, चाइल्ड मीन्स ए पर्सन हु एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ ऑफेंस हैज नॉट अटेन्ड द एज ऑफ द 18 ईयर्स। वैसे तो चाइल्ड की मीनिंग दूसरे क्लास में सब्जेक्ट्स में इस तरह बताया है कि चाइल्ड मीन्स कोई पर्सन जो अभी तक एज को अटेंड नहीं किया हो, ही इज नॉट अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर्स। अभी तक उसने एज को अटेंड ही नहीं किया, लेकिन यहाँ पे बता रहा है कि वो पर्सन चाइल्ड है जो अफेंस किया हो, लेकिन अफेंस क्या, कमीशन ऑफ अफेंस इज नॉट अटेंड एज, यानी कि उसने कमिट अफेंस किया लेकिन उसकी एज जो थी वो 16 साल थी, 15 साल थी, उस वो चाइल्ड उसने अफेंस किया, वो चाइल्ड में आ जाएगा। यानी कि एट द टाइम ऑफ एज उसने चाइल्ड की, यानी कि जिस वक्त वो
जुर्म कर रहा था उस वक़्त उसकी जो उम्र 15 साल थी, इसको ही चाइल्ड कहेंगे हम। फिर उसने कहा कि ई में उसने बताया कि कोर्ट मीन्स क्या होगा, कोर्ट्स मीन्स एन एंटी टेररिज्म कोर्ट एस्टेब्लिश अंडर सेक्शन 13। उसने कहा कोर्ट की जो मीनिंग होगी वो अंडर सेक्शन 30 में दिया गया है, हम उसको आगे चल के पढ़ लेते हैं। फिर उसने कहा कि एक्सप्लोजिव से क्या मुराद होगा, उसने कहा कि एक्सप्लोजिव से क्या मुराद होगा, एक्सप्लोजिव मीन्स क्या होगा, आओ इसको देख लेते हैं। मीन्स एनी बम, grenade, dynamite, or the explosive substance capable of the causing an injury to any person or damage to property, include any explosive substance as defined in the Explosive Act 1884। तो इसने सिंपल कहा कि एक्सप्लोजिव्स यानी कि मादा खेज जो होते हैं, आमिजा जो धमाके खेज जो होते हैं, उसकी मीनिंग क्या होगी। उसने कहा कि बम होगा, दस्ती होगा, बारूद होगा। उसने फिर यही कहा कि ग्रेनेड मीन्स बम, और उसके कहा डायनामेट मीन्स दस्ती बम, और उसके एक्सप्लोजिव सब्सटेंस जो कि बारूद होते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, यानी कि बारूद की, बम की जो जो किस्में हैं वो सारे एक्सप्लोजिव इसमें आ जाएंगे। और उसके बाद उसने फायर आर्म्स की बात की, जी में उसने फायर आर्म्स की बात की। फायर आर्म्स मीन्स any all type of any guns of the handguns, rifles and shoot guns, whether automatic, semi-automatic or bolt action, and the shall include all firearms as defined in the Arms Ordinance 1965। तो उसने सिंपल यही कहा कि जो फायर आर्म्स से मुराद होगा, बंदूक होगा, रिपीटर होगा, ये सारे चीज़ें इसने बताया है। नीचे राइफल्स हो गई, तो ये सारे नीचे उसने बताया है। तो यही फायर आर्म्स, मतलब यही चीज़ें फायर आर्म्स से आएंगे। और जो कि 1965 में बात कही है, वो सारे चीज़ें भी फाइन इसमें आ जाएंगे, फायर आर्म्स में। उसके बाद उसने कहा कि फाइन से मुराद क्या होगा। फाइन से मुराद मीन्स एनी पेक्यूनरी अमाउंट टू बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट हैविंग रिगार्ड टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। उसने कहा सिंपल, इसने बताया फाइन से मुराद होगा जो पेक्यूनरी पेक्यूनरी को मद्देनजर रखते हुए मुलजिम के ऊपर जो जुर्म आयद किया गया होगा, जो जुर्म लगाया जाएगा, जो फाइन लगाया गया होगा, तो वही फाइन क्या होगा, वही उसको हम फाइन कहेंगे। यानी कि किसी ने जुर्म किया, उस पेक्यूनरीज को मद्देनजर रखते हुए जो उस पर फाइन लगाया जाएगा, वही फाइन कहलाएगा। तो उसने फिर आगे कहा कि H में कहा कि फ्रीज मीन्स क्या होगा। फ्रीज आपने सुना होगा, फ्रीज से मुराद जो फ्रीज मीन्स टू प्रोहिबिट टू द ट्रांसफर, कन्वर्जन, डिस्पोजिशन और मूवमेंट ऑफ द एनी मनी और द अदर प्रॉपर्टी। उसने हमने कई जगह पर ऐसे सुना होगा कि फ़लाँ चीज़ फ्रीज़ हो गया, ये चीज़ फ्रीज़ हो गया। फ्रीज़ का मतलब इसने यही बताया कि किसी चीज़ को आप मूव करने ना देना, किसी चीज़ को आपने उस पे फ्रीज़ लगाया, ना कोई इसको सेल कर सकता है, ना कोई इसको बेच सकता है, ना इसको कोई खरीद सकता है। ये सारे फ्रीज़ में आ जाते हैं। उसने फिर बताया मीन्स द प्रोहिबिट द ट्रांसफ़र। प्रोहिबिट द ट्रांसफ़र से मुराद क्या है, यानी ट्रांसफ़र उसको ना किया जाए, कन्वर्जेशन, डिस्पोजिशन ऑफ द मूवमेंट, उसकी मूवमेंट को रोकी जाए, और मनी और अदर प्रॉपर्टी, ये पैसे हो या कोई और प्रॉपर्टी, जिस तरह बैंक में जब्त कर देता है, बैंक में रखे होते हैं, तो इस तरह के सारे मामले ये इसी में आ जाते हैं। और गवर्नमेंट से मुराद क्या होगा। इसने कहा गवर्नमेंट से मुराद होगा, गवर्नमेंट मीन्स द फेडरल गवर्नमेंट और एज द केस में बी द प्रोविंस गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से मुराद जो होगा प्रोविंस, जो कि फेडरल गवर्नमेंट, या फिर इस केस में भी प्रोविंस गवर्नमेंट। यहाँ पे गवर्नमेंट से मुराद होगा या तो फेडरल गवर्नमेंट या फिर प्रोविंस गवर्नमेंट। याद रहे पीपीसी में जो पीपीसी में डेफिनेशन क्लास में कहा है कि गवर्नमेंट मीन्स एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट, लेकिन 200 जो कि 299 में उसने कहा है गवर्नमेंट से मुराद होगा, जो गवर्नमेंट से मुराद होगा प्रोविंस गवर्नमेंट। यानी कि पीपीसी डेफिनेशन क्लास हमें यही कहता है कि पीपी जो कि गवर्नमेंट से मुराद चीफ एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट, और जो कि इसमें 299 में हमें बताता है कि गवर्नमेंट से मुराद होगा प्रोविंस गवर्नमेंट। यहाँ पे इसने फिर गवर्नमेंट की बात की, गवर्नमेंट से मुराद होगा फेडरल गवर्नमेंट, या तो फिर होगा क्या, प्रोविंस गवर्नमेंट। और हमारे पास नेक्स्ट है यहाँ पे जे हमारे पास आ रहा है कि जे ग्रीवियस। ग्रीवियस से क्या मुराद। ग्रीवियस इन रिलेशन टू बॉडली इंजरी मीन्स द इनसुलेशन एंड द mutilation and the incapacitation
and disfigurement or the sever arm, the hurt in the relation to property means any severe loss, damage or destruction. ग्रीवियस से मुराद होगा कि बॉडली या रिपोर्टे बॉडली को किसी को नुकसान देना, ग्रीवियस हर्ट करना और उसके जो प्रॉपर्टी को नुकसान देना या रिलेशन को नुकसान दे, रिलेशन टू प्रॉपर्टी उसको भी नुकसान देना मीन्स सेवरल लॉस, डैमेज और डिस्ट्रक्शन, उसकी तबाही कर देना, उसको तबाह कर देना, ये सारे ग्रीवियस में आ जाएंगे। ठीक है। और उसके बाद उसने बताया हाई कोर्ट मीन्स क्या होगा। हाई कोर्ट मीन्स द हाई कोर्ट हैविंग टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द एरिया विच एन एंटी टेररिज्म कोर्ट हैज बीन एस्टेब्लिश। यहाँ पे हाई कोर्ट की मीन्स जहाँ पे टेरिटरी जुरिसडिक्शन है वही हाई कोर्ट कहलाएगा, जो कि एस्टेब्लिश एंटी टेररिज्म एक्ट ने जिसे एस्टेब्लिश किया हो, जहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया वो वहाँ हाई कोर्ट होगा। और उसने फिर हाईजैक बताया। हाईजैक से मुराद क्या होगा। हाईजैकिंग मीन्स एनी अनलॉफुल सीजर और द एक्सरसाइज ऑफ द कंट्रोल और एनी अटेम्प्ट और अनलॉफुल सीजर और एक्सरसाइज ऑफ द कंट्रोल ऑफ एयरक्राफ्ट बाय द फोर्स, वायलेंस, थ्रेट और द एनी फोर्स ऑफ obstruction and directly or through any other person from within or outside in the aircraft। इसने सिंपल बताया कि जो कि हमारा हाईजैकिंग से मुराद होगा किसी चीज़ को आपने कंट्रोल कर लेना और अटेम्प्ट टू अनलॉफुल तरीके से उसे रोक लेना, अपने कब्जे में रख लेना, ये यानी कि जहाज़ हो, बहरी जहाज़ हो, या जहाँ पे जहाज़ की बात की है तो ये सारे क्या कहलाएंगे, फिर हाईजैक में आ जाएंगे। सो आज का लेक्चर हमारा यही था। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। सो इसी तरह हमारे लेक्चर्स के साथ जुड़े रहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अल्लाह हाफिज़।